हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है यूनिट नंबर 1 से, दैट इज व्हाट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ इंश्योरेंस। क्या इसके फंक्शंस हैं। सबसे पहले नेचर एंड स्कोप पढ़ेंगे। इंश्योरेंस जो है ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो डिज़ाइन किया जाता है ताकि एक इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या किसी बिजनेस की हम किसी भी और कह सकते हो रिस्क को कवर कर सके। ठीक है, अगर मान लो आपने फायर इंश्योरेंस लिया, आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, उस पर आग लग गई, आपने उस पर ना क्या ली थी, इंश्योरेंस ली थी। अब जो आपके मान लो स्टॉक आपका जल के 1 लाख का क्या हो गया, एकदम राख हो गया, पूरा ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, आपने उसकी इंश्योरेंस ली थी, अब वो 1 लाख है ना, वो आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। तो वो आपकी रिस्क को कह सकते हो क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, आपको कंपनसेशन मिलती है। जो भी आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है ना, वो कोई भी कॉन्टीजेंसी आ रही है या कोई भी अनसर्टिनिटी फ्यूचर में आ रही है, तो उससे जो भी आपको लॉस होगा उसका रिस्क जो है वो इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको क्या है, एक पर्सन को मान लो बिजनेस है या फिर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो इंश्योरेंस ले रहा है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, तो उसको मंथली या ईयर के बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रीमियम जो है वो पे करना पड़ता है। ठीक है, अब है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। पहला है रिस्क मैनेजमेंट। जो इंश्योरेंस है ये रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है, ताकि क्या हो सके, जो भी आपको लॉस हो रहा है उसको ये क्या कर सके, कंपनसेट कर सके। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरह काम करते हैं एंड ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके हेल्थ का रिस्क हो गया। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है जिसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंस जिस पर्सन ने ली होती है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके बीच में जिस पर्सन ने, मान लो मैंने इंश्योरेंस ली है, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को कुछ मंथली जो भी है, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, मान लो मुझे मंथली 2,000 रुपया देना है, उसके रिगार्डिंग ही मुझे क्या मिलेगी, इंश्योरेंस मिलेगी। और इंश्योरेंस कंपनी ये प्रॉमिस करती है कि अगर मुझे फ्यूचर में लॉस होगा तो वो मुझे क्या करेगी, कंपनसेट करेगी। नेक्स्ट है म्यूचुअल कोऑपरेशन। म्यूचुअल कोऑपरेशन का क्या मतलब है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ पूलिंग जो है यूज़ किया जाता है, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीमियम पे करना पड़ता है हमें, एंड उसके बिहाफ पे, उसके बदले में हमें क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है किसी रिस्क के। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब स्कोप ऑफ इंश्योरेंस, अब इसमें काफ़ी सारी आपकी इंश्योरेंस आती हैं। पहला है लाइफ इंश्योरेंस, जो आपकी डेथ या डिसेबिलिटी या आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, आपका जो मेडिकल का खर्चा है वो सारा कंपनी वाले उठाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। ये आपका मेडिकल जो एक्सपेंसेस है, आपको कोई बीमारी हो गई, कोई इंजरी हो गई है, उसके रिगार्डिंग जो खर्चा है वो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आएगा। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में कोई प्रॉपर्टी को आग लग जाती है, ठीक है, प्रॉपर्टी में कोई चोरी हो जाती है, उसके रिगार्डिंग जो रिस्क है वो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी। लाइबिलिटी इंश्योरेंस में क्या है, लीगल लाइबिलिटी की कवरेज के लिए आपको पैसा मिलता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई डैमेज हो गया, ठीक है, आपने किसी, मान लो आप कार चला रहे थे, किसी को आपने टक्कर मार दी, ठीक है, उसकी जो हेल्थ का सारा खर्चा है वो कंपनी वाली पे करेगी। ठीक है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है जो मोटर इंश्योरेंस, ये अगर आपके व्हीकल को कोई लॉस हो रहा है, ठीक है, कोई चोरी करके ले गया है या व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया और वो टूट गया, उसके रिगार्डिंग जो भी सारा लॉस है वो कौन कंपनसेट करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस में क्या है, कोई शिप जा रही थी, कार्गो जा रही थी, उसमें आपका स्टॉक था, ठीक है, वो चोरी हो गया, ठीक है, या फिर वो आपकी शिप डूब गई, तो उसके रिगार्डिंग जो भी कंपनसेशन है, लॉस हुआ है, वो हमें इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। नेक्स्ट है फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय इंश्योरेंस। पहला है रिस्क पूलिंग। ये रिस्क पूलिंग होता है, मतलब इसमें जो मैनी इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस होते हैं ना, वो अपने पैसे को देते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम हमें एक इंडिविजुअल को पे करना होता है जिसने इंश्योरेंस ली होती है। ठीक है, एंड वो जो इंश्योरेंस हमने ली होती है ना, वो हम क्या करेंगे, मंथली कुछ पैसा देते जाएंगे। अगर फ्यूचर में मुझे मान लो कोई भी लॉस होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगी। ठीक है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्राइमरी फंक्शन जो है इंश्योरेंस का वो क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले एक इंडिविजुअल को और बिजनेस को, जिससे वो अपने लॉस को कंपनसेट कर पाए आगे फ्यूचर में। नेक्स्ट है गाइस रिस्क ट्रांसफर। जो इंश्योरेंस है, ये फाइनेंशियल जो बर्डन है लॉस का, ये क्या करती है, इंश्योर्ड पर्सन से इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देती है। इंश्योर्ड पर्सन वो होता है जिस पर्सन ने क्या ली होती है, इंश्योरेंस ली होती है। नेक्स्ट है इनकरेज सेविंग। ये कई टाइप्स की, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होगी, इंडाउमेंट पॉलिसीज होगी, ठीक है, ये पीपल को इनकरेज करती है जिससे वो अपने मनी को ओवर द टाइम सेव करे, जिससे उनको जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है वो मिलती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। कई इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जैसे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं जिससे आपको इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है और आपको क्या है, आपकी जो मनी की ग्रोथ भी होती है, जिससे लोग सेविंग करने के लिए इनकरेज होते हैं। नेक्स्ट है प्रमोट स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी। इंश्योरेंस मेंटेन करती है कि इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी आए, ठीक है, जिससे फाइनेंशियल लॉस जो है वो कम हो सके। नेक्स्ट है फैसिलिटेट क्रेडिट लोन। इंश्योरेंस जो है
ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है जिसमें आपके लोन को सिक्योर करती है, ठीक है। जो लेंडर्स है बेसिकली इंश्योरेंस को यूज़ करते हैं ताकि जो फाइनेंशियल लॉस का रिस्क है ना वो कम हो सके, जैसे प्रॉपर्टी के केस में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब हमें क्या होता है कि जो इंश्योरर है वो पॉलिसी होल्डर्स जो है वो एडवाइस भी ले सकता है कि किस तरीके की उसको पॉलिसी लेनी चाहिए, ठीक है। जो इंश्योरेंस कंपनी वो आपको बताती भी कि हमारे पास ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, इसमें आपको ये बेनिफिट है, इसमें आपको रिटर्न होगा नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताती हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये हर साल आता है, ठीक है। इसको बिल्कुल मत छोड़ना। पहले है प्रिंसिपल ऑफ ऑलमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मान लो अगर किसी भी चीज़ का आप इंश्योरेंस ले रहे हो ना, जिस समय आप इंश्योरेंस ले रहे हो ना वो चीज़ एकदम सही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो मैं लाइफ इंश्योरेंस ले रही हूँ, मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले ली, मैंने क्या किया कि मैंने ये कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं वो आपकी सारी हेल्थ के बारे में पूछते हैं कि आपको कोई डिसीज़ तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये नहीं बताया कि मान लो मुझे कोई ऐसा डिसीज़ है कि जिसके कारण मेरे 2 से 3 साल में मौत हो सकती है, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया। अब मान लो आगे 2-3 साल में मेरी मौत हो जाती है, बट उनको पता चलता है कि हाँ इसकी ये बीमारी से मौत हुई है, बट ये चीज़ तो मैंने पहले डिस्क्लोज़ की ही नहीं थी, ठीक है। तो इस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मुझे कंपनसेशन पे नहीं करेगी। अगर मैं सभी कुछ बताऊंगी उसके रिगार्डिंग तभी मुझे कंपनसेशन मिलेगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जिस चीज़ का आप क्या ले रहे हो, इंश्योरेंस ले रहे हो, जिस मान लो मैं कार की इंश्योरेंस ले रही हूँ, उस चीज़ में मेरा कुछ ना कुछ फेद होना चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई मेरा इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में गैम्बलिंग जुए के लिए नहीं ले सकती, मतलब कोई ना कोई मेरा फ़ायदा होना चाहिए कि हाँ मेरी गाड़ी है या मेरा कोई स्टॉक पड़ा है, ठीक है, मुझे आने वाले समय में इससे पैसा मिलेगा या होगा, मतलब वो एक तो चीज़ मेरी होनी चाहिए एंड उसमें मेरा कोई ना कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसका क्या मतलब है, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इंश्योर्ड शुड बी कंपनसेट फॉर एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस। अब मान लो मैंने ली थी अपनी फैक्ट्री के लिए ना, मैंने इंश्योरेंस ली थी, मैंने क्या किया, किसी पर्सन को ना पैसे दे दिए कि रात को ना मेरी फैक्ट्री में आग लगा देना। अब वो आग लगा देता है और मैं जानबूझ के इंश्योरेंस कंपनी के पास जाती हूँ, मेरी फैक्ट्री में तो आग लग गई, ठीक है, मुझे तो पैसा चाहिए। बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि ये जानबूझ के आग लगवाई गई है, तो उस केस में आपको एक भी पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी लॉस है वो आपने जानबूझ के, एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए, ये नहीं कि जान के दिखाने के लिए आपने लॉस करवा दिया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सबोग्रेशन। सबोग्रेशन का क्या मतलब होता है, सबोग्रेशन रेफर्स टू इंश्योरर राइट्स टू pursue a third party that cause loss after paying insurance claim। इसका एग्जांपल है, मान लो एक पर्सन है, ए पर्सन कार इज डैमेज ड्यू टू निग्लिजेंस ऑफ अनदर ड्राइवर। अब मान लो एक पर्सन है, उसकी कार की ना टक्कर हो जाती है किसी और कार की। मान लो एक बंदा कार चला रहा था, दूसरा पर्सन सामने से आ रहा था, जो कार चला रहा था ना वो बहुत ही तेज़ रफ्तार में आ रहा था, जो सामने वाला था उसकी कोई गलती नहीं है, बट उसकी कार का सारा एकदम कह सकते हो उसकी कार सारी टूट जाती है। तो उस केस में जो इंश्योरर कंपनी है ना वो क्या करेगी, जो क्लेम है वो पे करेगी। क्यों करेगी, टू द इंश्योर्ड एंड देन सीक रिबर्समेंट फ्रॉम द फॉल्ट ड्राइवर ऑन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेसिकली कि जो मान लो उसकी नेग्लिजेंस के कारण ही उस पर्सन की जो है कार का सारा जो कह सकते हो टूट गई है, तो उसकी जो इंश्योरेंस क्लेम उसको आएगी ना वो उस दूसरे थर्ड पर्सन को दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूशन का बेसिकली क्या मतलब है, अब मान लो मैंने 3 इंश्योरेंस ली थी, मेरी एक कार थी, मैंने 3 इंश्योरेंस ली थी। मान लो 3 कंपनीज थी ABC, मैंने तीनों से ना 50-50 हज़ार की इंश्योरेंस ली थी, ठीक है, मान लो अपनी कार की ली थी, ठीक है। अब मान लो मेरी कार को नुकसान हो जाता है, मेरी कार का लॉस हो जाता है, मान लो 30,000 हो जाता है। अब जो तीनों कंपनियाँ ना वो इक्वल रेशियो में मुझे पैसा देंगी। कंपनी A 10,000 देगी, कंपनी B 10,000 देगी, कंपनी C 10,000 देगी, मतलब तीनों इक्वली देंगी या जो भी एग्रीमेंट हुए उस हिसाब से देंगी। मतलब ये नहीं है कि मुझे लॉस हुआ मैं सिर्फ एक ही कंपनी से क्लेम कर सकती हूँ, ठीक है, तीनों कंपनी मुझे इक्वली देंगी, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन का ये हो गया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। ये प्रिंसिपल सजेस्ट करता है कि एक रीजनेबल जो स्टेप है, ये बेसिकली क्या होगा कि हमें ये भी देखना है कि जिस चीज़ की मैंने क्या की है इंश्योरेंस ली है उसका मैं ऐसा ट्राई करूँ कि लॉस को मैं मिनिमम कर सकूँ। जैसे मान लो कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसमें आग बहुत जल्दी लग सकती है, कोई ऐसा केमिकल यूज़ हो रहा है उस फैक्ट्री में, तो मैं बेसिकली क्या करूँगी, उस फैक्ट्री में जितना कोशिश हो सके आग की चीज़ों को दूर रखने की कोशिश करूँगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक फायर, आफ्टर अ फायर द इंश्योरर शुड ट्राई टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम और प्रिवेंट द फर्दर डैमेज। अब मान लो मेरी फैक्ट्री में लग गई आग, अब मैं फटाफट से फायर ब्रिगेड को फ़ोन करूँगी और उस आग को बुझाने की कोशिश करूँगी। ये नहीं कि मैं वहाँ पे मैं खड़ के देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आग लग जाए, मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा नहीं मिल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कोस। प्रॉक्सिमेट कोस ये प्राइमरी कोस है
ऑफ लॉस दैट लीड टू इंश्योर्ड इवेंट, द इंश्योरेंस पॉलिसी विल कवर लॉस कॉस्ड बाय अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट। मतलब मान लो मैंने ली थी फायर इंश्योरेंस, ठीक है, मैंने ली थी फायर इंश्योरेंस मेरी फैक्ट्री की। अब क्या हुआ, मान लो पिछली रात क्या हुआ, या मान लो पिछले महीने क्या हुआ कि जो मेरी फैक्ट्री है ना उसमें चोरी होगी। अब मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके ये नहीं कह सकती कि मेरा इतना स्टॉक चोरी हुआ है, मुझे कंपनसेशन दे दो। वो नहीं देगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंने फायर इंश्योरेंस ली थी और उसमें यही लिखा था कि अगर फैक्ट्री में आग लगेगी तभी आपको कंपनसेशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, जो कॉस्ट है, जो बेसिकली जिस चीज़ के कारण आपको इंश्योरेंस मिलनी है वही लगेगी। अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो फायर इंश्योरेंस का पैसा नहीं ले सकते। ठीक है, बेसिकली आपके 7 ही प्रिंसिपल्स हैं, ये थोड़ा आपको बहुत ही आगे आ गया। ठीक है, इतनी ज़रूरत नहीं है आपको करने की। नेक्स्ट है नेचर एंड यूसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है जिससे आप मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सको एक इंश्योर्ड पर्सन से। अगर मान लो पर्सन की डेथ हो जाती है तो उनकी जो फैमिली है, जो नॉमिनी है, उनको पैसा मिल जाता है। ठीक है, या फिर मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसको कोई कह सकते हो हेल्थ इशू हो जाता है, तो जो भी एक्सपेंसेस हैं वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेंगी। अब इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। पहले प्रीमियम पे, इसमें आपको रेगुलर पे जो है, रेगुलर जो पेमेंट है प्रीमियम के रूप में वो करनी पड़ती है, मंथली हो सकती है और ईयर वाइज हो सकती है। नेक्स्ट है डेथ बेनिफिट। मेन जो बेनिफिट है लाइफ इंश्योरेंस का वो क्या है कि इसमें आप लंप सम पेमेंट प्रोवाइड करते हो, ताकि अगर इंश्योर्ड जिस पर्सन ने इंश्योरेंस लिया अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को सारा पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट है पॉलिसी ड्यूरेशन। पॉलिसी ड्यूरेशन बेसिकली है टर्म इंश्योरेंस, टर्म लाइफ हो सकती है और होल लाइफ हो सकती है। टर्म लाइफ में मान लो मैंने 5 साल की लाइफ इंश्योरेंस ले ली, अगर 5 साल में मेरी डेथ होगी तभी पैसा मिलेगा, ना तो नहीं मिलेगा। अगर मैंने होल लाइफ ले ली, होल लाइफ में पूरी लाइफ के लिए मेरी जो है पॉलिसी रहेगी। कैश वैल्यू, कुछ जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है जैसे होल लाइफ, इसमें जो कैश वैल्यू होती है ओवर द टाइम ये क्या करती है, एक्सेस कर सकता है। मतलब बेसिकली कह सकते हो कि इसमें जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो बढ़ कम भी हो सकता है। यूसेज क्या है लाइफ इंश्योरेंस के? पहला, ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फैमिली को। अगर मान लो एक पर्सन है जो अर्निंग कर रहा है, ठीक है, घर में सिर्फ वही कमा रहा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। तो इस केस में जो लाइफ इंश्योरेंस है ये एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फैमिली को। नेक्स्ट है इनकम रिप्लेसमेंट। ये भी वही है, अगर मान लो कोई ऐसे पर्सन की डेथ हो जाती है जो इनकम अर्न कर रहा था तो उस केस में लाइफ इंश्योरेंस एक तरह की इनकम रिप्लेसमेंट की तरह काम करती है। नेक्स्ट है डेट कवरेज। लाइफ इंश्योरेंस ये आपके आउटस्टैंडिंग जो डेट है उसको उतारने में भी हेल्प करता है। मान लो एक पर्सन ने कार लोन लिया था, होम लोन लिया था, अब उसकी डेथ हो गई तो सारा बर्डन तो उसकी फैमिली पे आ जाएगा। तो उस केस में जो लाइफ इंश्योरेंस का कंपनसेशन मिलेगा उससे आप डेट वगैरह भी उतार सकते हो। नेक्स्ट है वेल्थ क्रिएशन एंड सेविंग। कुछ टाइप की लाइफ इंश्योरेंस जैसे होल लाइफ इंश्योरेंस या यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग और इन्वेस्टमेंट टूल की तरह काम करती है, जिससे पॉलिसी होल्डर क्या कर सकता है, कैश वैल्यू को बिल्ड कर सकता है। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट। काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो टैक्स डिडक्शन के लिए क्वालिफाई होता है, जिससे आपको टैक्स के जो बेनिफिट्स हैं वो भी मिलते हैं। नेक्स्ट है स्टेट प्लानिंग। लाइफ इंश्योरेंस जो है इसको स्टेट प्लानिंग के रूप में भी काम कर सकते हो, जिससे आपकी ये स्टेट टैक्स को भी कवर करता है। नेक्स्ट है बिजनेस प्रोटेक्शन। बिजनेस ओनर्स जो हैं लाइफ इंश्योरेंस को एज अ की पर्सन इंश्योरेंस मानते हैं एंड जिससे वो बाय सेल एग्रीमेंट ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे एक बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी बनती रहती है। अगर मान लो 4 मेंबर्स है बिजनेस में, अगर एक की डेथ हो जाती है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी मिलेगी उसके हिसाब से वो बिजनेस में भी पैसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है रिटायरमेंट प्लान। कुछ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे एन्युटी बेस्ड पॉलिसी, वो रिटायरमेंट प्लान की तरह भी काम करते हैं। जैसे आपकी मान लो ये 60+ होगी तो उस केस में आपको रेगुलर इनकम महीने की या ईयर वाइज मिलती है। नेक्स्ट है व्हाट आर द ड्यूटीज़, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ IRDA। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वर्क करती है इंडिया में, एंड ये इस्टेब्लिश की गई थी IRDA एक्ट 1999 के अंदर, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जिससे आप प्रमोट कर सको इंश्योरेंस सेक्टर को। फर्स्ट है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक ड्यूटीज़ ऑफ IRDA। पहला है रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस इंडस्ट्री एफिशिएंसी एंड एथिकली वर्क कर पाए, इसकी मेन ड्यूटी है IRDA की, जिससे ये कंपनीज एजेंट्स को सेट करता है किस तरीके से उनको वर्क करना है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट। IRDA की जो मेन ड्यूटी है कि ये इंटरेस्ट जो है पॉलिसी होल्डर्स का उसको प्रोटेक्ट कर सके, जिससे ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस आए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट है प्रमोट ग्रोथ एंड इंश्योरेंस सेक्टर। ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री को डेवलप करने एंड पब्लिक अवेयरनेस को इन्हेंस करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल साउंडनेस जो है इंश्योरेंस कंपनी की, ये क्रूशल रोल है IRDA का, जिससे ये इंश्योरेंस कंपनी को एडुकेट रिजर्व रखने में, सॉल्वेंसी मार्जिन रखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है मार्केट इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से बना रहे वो भी ये प्रोवाइड करती है।
नेक्स्ट है पावर्स ऑफ IRDA। पहला है लाइसेंसिंग ऑफ इंश्योरर्स। जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको एक लाइसेंस लेना पड़ता है आगे इंश्योरेंस देने के लिए, तो वो सारा IRDA के अंदर ही होता है, जिससे ये लाइसेंस प्रोवाइड भी कर सकती है और सस्पेंड भी कर सकती है। नेक्स्ट है अप्रूवल ऑफ प्रोडक्ट। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको सबसे पहले IRDA के थ्रू ही अप्रूव करवाना पड़ता है। अगर IRDA अप्रूव करेगी तभी आप आगे उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। नेक्स्ट है सेटिंग रेगुलेटरी नॉर्म्स। जो भी इंश्योरेंस के रिलेटेड नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, चाहे वो मार्जिन से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो सारी IRDA इशू करती है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ प्रीमियम रेट्स। IRDA कुछ केसेस में इंश्योरेंस कंपनी को प्राइसिंग किस तरीके की रखनी है प्रोडक्ट की, वो बताती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट। IRDA के पास पावर होती है जिससे वो किसी भी कंपनी, इंश्योरेंस की कंपनी को की इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में जान सकती है, क्या क्या स्कीम्स है वो जान सकती है। नेक्स्ट है अपॉइंटिंग एडमिनिस्ट्रेटर। कुछ केसेस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स से को फेस करने पे, मतलब मीट करने में क्या रहते हैं, पीछे रह जाते हैं, तो उस केस में IRDA उनको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके देगी जो उन कंपनी के सारे अफेयर्स को अच्छे तरीके से मैनेज करेगी। नेक्स्ट है फंक्शन। पहला है फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन। IRDA फॉर्मुलेट करती है रेगुलेशंस को एंड फंक्शंस को इंश्योरेंस कंपनी के। नेक्स्ट है प्रमोटिंग मार्केट डेवलपमेंट। जो अथॉरिटी है ये वर्क करती है ताकि पेनिट्रेशन इंक्रीज़ की जा सके इंडिया में, जिससे कंपनीज जो है वो अपनी सर्विसेज को रूरल एरिया में भी प्रोवाइड कर पाएँ। नेक्स्ट है सॉल्वेंसी एंड फाइनेंशियल ओवरसाइज। IRDA इंश्योर करता है इंश्योरेंस कंपनी को जिससे वो सॉल्वेंसी मार्जिन को मेंटेन कर सके, जिससे वो लाइबिलिटीज़ कवर कर पाए। नेक्स्ट है पॉलिसी होल्डर की वो प्रोटेक्शन कर पाएँ ईजी तरीके से, जिससे ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस बनी रहे, जिससे वो क्या कर सके, जो प्रोटेक्शन है पॉलिसी होल्डर्स के राइट्स की वो क्लेम कर सके ईजिली। सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। ये रूल्स रेगुलेशन किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी को वर्क करना है, क्या क्या रेट्स रखने हैं, क्या प्रीमियम रखना है, ये बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग द इंश्योरेंस इंटरमीडियरी। जो इंटरमीडियरी जैसे ब्रोकर, एजेंट, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनको किस तरीके से उन्होंने वर्क करना है, किस तरीके से उन्होंने रजिस्ट्रेशन कंडक्ट करना है, ये सारा बताते हैं। नेक्स्ट है कोई भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसको भी ये हैंडल करते हैं, कस्टमर के क्लेम्स को किस तरीके से हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इंश्योरेंस अबर्ड्समैन क्या है एंड क्या इसकी पावर्स हैं। इंश्योरेंस अबर्ड्समैन बेसिकली एक ऑफिशियल गवर्नमेंट का कह सकते हो एक तरह की वेबसाइट या पोर्टल बनाया होता है, या एक ऐसा पर्सन अपॉइंट किया होता है जो कस्टमर की इंश्योरेंस के रिलेटेड कंप्लेंट्स को क्या करता है, रिसॉल्व करता है। जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरेंस कंपनी की, उसको ये ख़त्म करते हैं। अबर्ड्समैन एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरह हेल्प करता है, जो पॉलिसी होल्डर की जो भी शिकायतें वगैरह होती हैं उसको रीड्रेस करती हैं, जिसमें काफ़ी सारे लीगल प्रोसीजर होते हैं। इंश्योरेंस अमेंडमेंट रूल 2017 के अंदर जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट है ये रेगुलेट इसको करता है। पावर्स क्या है, पहला है पावर टू डिसॉल्व कंप्लेन। मेन पावर इनकी यही है कि कंप्लेंट्स को ये हेयर करें, कस्टमर की क्या कंप्लेंट्स हैं और उसके रिगार्डिंग सारी सोल्यूशन प्रोवाइड कर से। नेक्स्ट है पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन। अगर मान लो कोई भी ऐसा इंश्योर्ड पर्सन है, उसने कोई कंप्लेन फाइल किया, अगर उसको कोई भी नुकसान या लॉस हुआ है तो उस केस में जो अबर्ड्समैन है उसको सारी कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। पावर टू ऑर्डर रिफंड। अगर कोई भी कंप्लेन हुई है, कोई इनकरेक्ट या अनफेयर प्रीमियम उसने पे किया है, या कोई भी पॉलिसी होल्डर उसको कोई भी लॉस हुआ है, तो उस केस में भी ये ऑर्डर करेंगे कि उसको सारा पैसा उसका रिफंड किया जाए। पावर टू इंक्वायर इनटू मैटर। अबर्ड्समैन कोई भी इंक्वायरी कर सकती है किसी कंप्लेन की, जिसमें रिक्वेस्टिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, वो किसी पर्सन से डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकती है, कोई एविडेंस मंगवा सकती है। पावर टू रेकमेंड सेटलमेंट। अबर्ड्समैन सबसे पहले जो भी कंप्लेन आई है उसको रिसॉल्व करने के लिए सारी स्टडी करती है, एंड जो भी उसका मेन एंड में रिजल्ट होगा वो सारा इंश्योरेंस कंपनी को बताती है और उसके रिगार्डिंग सेटलमेंट करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट है पावर टू फैसिलिटेट मीडिएशन। अबर्ड्समैन जो है वो मीडिएट पर्सन की तरह हेल्प वर्क करती है, मतलब इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के जो भी कह सकते हो कंप्लेंट्स हैं, जो भी इनकी शिकायतें हैं उसको हल करने में हेल्प करती हैं, जिसमें ये दोनों की बेसिकली दोनों पार्टीज़ की हेल्प करती है, जिससे उनका म्यूचुअल जो एग्रीमेंट है वो बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट है पावर टू हियर कंप्लेन रिलेटेड टू नॉन सेटलमेंट ऑफ क्लेम। नॉन सेटलमेंट ऑफ क्लेम के मान लो कोई प्रीमियम के रिगार्डिंग है, या कोई पॉलिसी के रिगार्डिंग है, या कोई कोज के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन है, वो भी ये सुनेगा और उसको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये थे आपके यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपका एग्जाम एकदम बढ़िया हो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।